हैं इसी पे कि जैसे कि अभी इस बार का जो नया रोस्टर आया है उसमें आरक्षण की जो बात आ रही है, जैसे कि लगभग 5 या 6 बताया जा रहा है कि उसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए वो आरक्षित कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, बहुत मुस्लिम लोग भी मेरे पास फ़ोन किए हैं कि क्या हम लोग उसमें चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ा बस्ती है, जैसे सपोज कीजिए कि हमारा जियाँ हो गया या मोहद्दीपुर हो गया, तो जैसे मोहद्दीपुर वार्ड नंबर 2 हो गया और जियाँ वार्ड नंबर 3 हो गया, तो जियाँ का जो आबादी है अगर मान लेते हैं कि 5500 हो गया तो फिर उस 500 को कहाँ जोड़ेगा। एसडी प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकाय चुनाव को लेकर के अभी से ही सरगर्मियां बढ़ गई है। हालांकि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव के बारे में कहा जा रहा है, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि अक्टूबर या अक्टूबर के लास्ट महीने में चुनाव करा लिया जाएगा। और जिस तरह से इसकी तैयारी की जा रही है उसमें सब जिले में जो है कि लोग अपनी अपनी तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से इस बार का जो चुनाव होगा वो नए परिसीमन में होगा, और इस नए परिसीमन ने कई लोगों के खेल को बिगाड़ करके रख दिया है। इसमें बहुत सारे ऐसे पुराने प्रत्याशी थे जो कहीं ना कहीं ताल ठोक रहे थे, लेकिन जिस तरीके से नया परिसीमन आया और उसके बाद जो जातीय रोस्टर आया है, इससे कहीं ना कहीं सभी के कई लोगों के सपने जो है कि उस पर पानी फिर गया है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि जो नया परिसीमन हुआ है, नया रोस्टर आया है, इस तरह से इस हालात में चुनाव होगा तो कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं, जातीय समीकरण में किन किन लोगों का अपना अधिकार बनता है, किस किस सीट पे किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, इन सारी चीज़ों को, इन सारी उलझनों को आज हम समझने के लिए इंतखाब साहब के पास है। चूँकि ये वार्ड पार्षद के उनके बेटे हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ये RTA एक्टिविस्ट भी हैं। और आपको हम बताते चले तो सिवान के जो नगर परिषद का जो मामला आता है उसका ये बहुत बारीकी से स्टडी भी किए हुए हैं और जानते भी हैं, उसके बहुत जानकार भी हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है YES24 न्यूज़ पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हमारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। इंतखाब साहब, हम सबसे पहले ये बात समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से नगर परिषद का जो चुनाव हो रहा है, नए परिसीमन में ये चुनाव हो रहा है, तो इसमें जो नया जो मामला, जैसे बहुत सारे ऐसे गांव जुड़े हुए हैं, तो उनका और उसके बाद शहर का जो होता है, ये दोनों का बीच का जो है सामंजस्य, पहले तो चूँकि ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग शहर में आएंगे उन लोगों का, और ख़ास करके शहर के जो लोग होते हैं वोटर, उन लोगों में क्या प्रभाव पड़ेगा, ज़रा इसको पहले समझा दीजिए। देखिए, पहले ग्रामीण क्षेत्र जो लोग थे, शहर डेवलप करने के लिए, जो शहरीकरण आबादी मतलब बिहार में शहरीकरण कम था, इसको बढ़ाने के लिए नया नगर पंचायत, नगर परिषद, नया नगर निगम 3 तरह का होता है, तो ये तीनों को बढ़ाया गया है। अभी बिहार में 248 करीब में 270 टोटल है, 248 पर चुनाव होने जा रहा है अभी यहाँ पर। इसको लेकर क्षेत्र को विस्तार किया गया है। जाहिर सी बात है, क्षेत्र जब विस्तार होगा, शहरीकरण होगा, तो शहर की तरफ आए वो लोग, कि लोगों को पलायन न करना पड़े, सुविधाएं जो शहरी सुविधाएं उनको दिया जाए, हर चीज़ उसमें इंक्लूड होगा। ये इसी को इलेक्शन कराने के लिए सरकार ने 2007 से नया एक्ट लाया, नियम लाया, उसके बाद से रिजर्वेशन को अपनाया कि भाई जाहिर तौर जो लोग वंचित लोग हैं, रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है वंचित को उठाने के लिए, उनका भी रिप्रेजेंटेटिव आए सदन में, अपनी बात को रखे, इस वजह से आरक्षण को लागू किया जाता है। खैर हम इस सवाल को हम आपसे बाद में ले लेंगे। पहले एक चीज़ और बता दीजिए कि जिस तरह से पहले का वार्ड था, लगभग बताया जाता था कि 2000 या 2500 की आबादी पे एक वार्ड मतलब बनता था। अब जो है कि कितने आबादी को किस तरीके के रेडिएशन लेकर के एक वार्ड बनाया गया है, जरा इसको पहले बता दीजिए। पहले जो आबादी यहाँ वार्ड था, 38 वार्ड था, आबादी निश्चित रूप से कम था। अब ये जो एरिया 22-24 गाँव को लिया गया है इसमें, तो 1,91,000 आबादी हो गया, तो 1,91,385 आबादी हो गया, तो निश्चित तौर पर एरिया बढ़ेगा। अब वार्ड हो गया, आबादी के हिसाब से वार्ड यहाँ 45 हो गया नगर परिषद का, तो 45 वार्ड को 1,91,000 में बांटेंगे, तो 4,000-5,000 के एवरेज में आबादी बैठेगा एक वोट। तो इसी हिसाब से वार्ड को बांटा गया है कि 4,000-5,000 बीच में एक वार्ड को बनाया जाए। अप्रोक्स मतलब 5,000 के मान के चले हम लोग, 4 से 5,000 के बीच में वो मानेंगे हम लोग। तो अगर 5,000 से ज़्यादा होता है, मान लेते हैं कि एक बड़ा बस्ती है, जैसे सपोज कीजिए कि हमारा जियाँ हो गया या मोहद्दीपुर हो गया, तो जैसे मोहद्दीपुर वार्ड नंबर 2 हो गया और जियाँ वार्ड नंबर 3 हो गया, तो जियाँ का जो आबादी है अगर मान लेते हैं कि 5500 हो गया, तो फिर उस 500 को कहाँ जोड़ेगा नगर परिषद, इसको जरा बताइए। बगल में जिस वार्ड में कम होगा, बगल के जो भी चौहद्दी में उसके कम होगा, उधर 500 काट के उसको जोड़ दिया जाएगा, 700 जोड़ दिया जाएगा।
जाएगा। आप शहर में भी देखते हैं, जैसे मतलब मखदूम सराय में 4 वार्ड है, मखदूम सराय 3 वार्ड है, तो इस तरह होता है। शेख मोहल्ला में 2 वार्ड कर दिया गया। तो जब आबादी बढ़ेगा तो अगल बगल के जो वार्ड है उसमें इसको जोड़कर संतुलन किया जाता है, संतुलित हो जाए वो, ताकि एक तरह वो से वो बराबर हो जाए। हाँ, ठीक। अच्छा, अब हम बात आते हैं इसी पे कि जैसे कि अभी इस बार का जो नया रोस्टर आया है उसमें आरक्षण की जो बात आ रही है, जैसे कि लगभग 5 या 6 बताया जा रहा है कि उसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए वो आरक्षित कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, बहुत मुस्लिम लोग भी मेरे पास फ़ोन किए हैं कि क्या हम लोग उसमें चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं। तो ज़रा इसको क्लियर कीजिए सर। देखिए, जो आरक्षण सरकार का नियम है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी 3 के लिए ही रिजर्व किया जाता है। तो सीवान में जो रिजर्व किया गया है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए 3 सीट रिजर्व किया गया। जो 45 है, इसके हिसाब से जो आबादी है उसके प्रोपोर्शन में निकाला जाता है, उसके हिसाब से निकालने पर हम लोग भी निकालें तो 3 शेड्यूल कास्ट के रिजर्व किया गया। एसटी वोट टोटल ये 2442 है, ठीक है। तो उनके लिए 1 सीट दिया गया है। एक 8 नंबर वार्ड को रिजर्व किया गया है एसटी में। अच्छा। और 3 सीट जो 14,000 करीब आबादी है शेड्यूल कास्ट का, इनके लिए 3 सीट होता है। ठीक है। तो इनको 3 सीट रिजर्व किया गया। ठीक है। अब 20% ओबीसी, मतलब 9 सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है। ठीक है। तो 3 9 12 एक 13 रिजर्व हो गया। ठीक है। अब बाकी जितना आपको सीट है वो सब जनरल रहेगा। जितना बाकी सीट जो रेस्ट बचता है, हमको लग रहा है कि जो रेस्ट बचता है उसमें 50% महिला के लिए रिजर्व हो जाएगा और 50% जनरल रहेगा। महिला पुरुष दोनों लड़ सकता है। एक बड़ा आरोप इसमें ये भी आ रहा है, हालांकि अभी सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जहां SC ST की आबादी नहीं है वहां पर भी आरक्षित कर दिया गया है, और जहां कम उसकी आबादी है वहां भी कर दिया गया है, ज़्यादा है तो कोई बात ही नहीं है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सच्चाई इसमें गलत निर्धार है ये बात। जिस वार्ड जैसे 14,000 आबादी है, 45 वार्डों में देखा जाता है। बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले किस वार्ड में सबसे ज़्यादा आबादी है, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में शेड्यूल कास्ट की आबादी है, चाहे वो 10 रहे, 500 रहे, 50 रहे, 1000 रहे। तो आप देखिएगा वार्ड नंबर 3 जो है, 5 है, सबसे आबादी वार्ड नंबर 5 में है। 1041 या 47 आबादी है शेड्यूल कास्ट का। ये अपने से नहीं निकाला गया है, ये 11 का जनगणना है। जनगणना में ये आता है कि जनसंख्या कितना है। जनगणना में SC ST का आबादी की किया जाता है, जनगणना किया जाता है। तो उसका जनसंख्या लेकर 1047 से 41 है। तो जो सबसे ऊपर रहेगा 1 to 3 उसको शेड्यूल कास्ट कर दिया जाएगा। ये 2 टर्म चलेगा आपको, 2 टर्म रहेगा शेड्यूल कास्ट, 2 या 3 2 टर्म रहेगा। उसके बाद ये हट जाएगा, फिर जनरल कर दिया जाएगा उसके नहीं। फिर दूसरा कोई जो उसी आरक्षण की प्रक्रिया में आएगा, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट नहीं होगा। उसके बाद दूसरा जो नीचे वाला है पिछड़ा, अति पिछड़ा हो जाएगा। लेकिन 1 to 3 में जो है उनको छोड़कर अब 4 5 6 जो में शेड्यूल कास्ट की आबादी ज़्यादा है वो वार्ड अब रिजर्व हो जाएगा शेड्यूल कास्ट के लिए। अच्छा सर, एक चीज़ और बता दीजिए इसमें कि जैसे कि जो SC ST होता है, तो उस SC SC एक्ट में जैसे बहुत सारे मुस्लिम समाज में भी ऐसे लोग आते हैं। जैसे कि एक बार आपने सुना होगा कि जब कांग्रेस का समय था उस वक्त मनमोहन सिंह का एक क्या कहते हैं कि उसमें उन्होंने कमेटी बैठाई थी, सच्चर कमेटी। तो सच्चर कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया था कि मुसलमानों के भी हालात जो है कि दलितों से भी बदतर है। चूँकि एक पॉलिटिकली सवाल है, टेक्निकली सवाल है, मैंने पॉलिटिकली कर दिया, लेकिन उसमें भी आता है कि बहुत मुस्लिम लोग कहते हैं कि हम लोग तो बहुत पिछड़े समाज से आते हैं, तो हम लोग के लिए सरकार आरक्षण क्यों नहीं करती है। चूँकि अब तो मामला आएगा सामने, चूँकि नया परिसीमन पे हो रहा है, जब नया रोस्टर आया है तो इसमें तो आएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई, क्या लग रहा है कि जो मुसलमानों में अति पिछड़े लोग हैं जिनको अभी तक वो दर्जा नहीं मिल पाया है, तो उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, मुस्लिम को अति पिछड़ा जो सीट रिजर्व है, जो EBC बुलाया जाता है, वो सब लोग OBC में लड़ेगा। जो जनरल है उसमें लड़ेगा। सिर्फ मुस्लिम 4 सीट पर नहीं लड़ेगा। 3 जो शेड्यूल कास्ट की रिजर्व है, एक ST के लिए, 4 छोड़कर 41 सीट पर कोई मुसलमान लड़ सकता है। मतलब कि जो EBC में आएगा वो 20% में लड़ेगा। और जनरल मुसलमान जो है वो आपको जितने रेस्ट है 13 छोड़कर सब पर लड़ेगा। जहाँ तक रहा सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, इस सच्चर कमेटी सरकार ने गठन किया था कि देखने के लिए देश में मुसलमानों की स्थिति क्या है। सीवान गोपालगंज छपरा में, सीवान गोपालगंज में स्पेशली हम लिखता है मुसलमान बहुत ज़्यादा मतलब प्रोस्पेरस हाल में है, खुशहाल हाल में है, मतलब ठीक ठाक है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान घूमिएगा आप, स्पेशली बिहार आप घूमिएगा तो देखिएगा मुसलमानों का हाल। सच्चर कमेटी ने लिखा, उस राजेंद्र सच्चर ने लिखा, वो जस्टिस थे वो,
कि मुसलमानों का हालत जो है दलित से दयनीय है, बदतर है। बदतर है। हिंदी वर्ड वो तो दलित से बदतर है वो। तो इसीलिए वो रिपोर्ट अपना सच्चर कमेटी का रिपोर्ट दिया कि मुसलमानों को उठाने के लिए इनको कि रिपोर्ट आया इस पर, तो इसको पार्लियामेंट में लाकर कानून बनाना था। तो इसको पार्लियामेंट में रखा नहीं गया। उस पर अमल जब होता, रिपोर्ट पर कानूनी अमल जमा पहनाया जाता तब जाकर होगा। उसके लिए स्कीम बनाते मुसलमानों को, जो लोग बहुत ज़्यादा नीचे हैं, दलितों से बुरा हाल है, तो उनको कम से कम दलित के बराबर तो लाया जाए, उसको ऊपर उठाया जाए। लेकिन ये नहीं किया। ये रिपोर्ट आज भी पेंडिंग है। ये हाँ, ये पेंडिंग है। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जिस तरीके से सिवान में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की जो बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें क्या आपका कुछ कमेंट हो सकता है, चूँकि आप भी उसमें प्रत्याशी हैं, तो इस जैसे कि अब हालांकि कंट्रोवर्सी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन हम ये कहना चाहें कि उसमें क्या रोस्टर का फ़र्क पड़ेगा, क्या उसमें भी कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, अभी तो पहले वार्ड का रोस्टर 30 तारीख तक आएगा कि कौन सा वार्ड रिजर्व होगा, कौन सा जनरल रहेगा। 30 के आने के बाद हमको उम्मीद है कि 30 के बाद ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष का रोस्टर आएगा कि महिला होगा, कि जनरल होगा, कि पुरुष होगा, कि अति पिछड़ा होगा, कि शेड्यूल कास्ट होगा, ये दोनों का। अभी तो हम लोग सब लोग भी क्यास लगा रहे हैं, अंदाज पे बात कर रहे हैं वो, लेकिन ऑफिशियल कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा कोई सूचना नहीं है ऑफिशियल कि ये महिला हो गया, ये पुरुष हो गया। लेकिन हाँ, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि महिला हो सकता है इसको सूचना के आधार पर, और लेकिन आने के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है कि क्या हो रहा है। चलिए, जहाँ तक लोग लड़ने वाले हैं, जो समाज सेवा करने वाले हैं, तो वो तो रहेंगे ही। हाँ, वो तो रहेंगे ही निश्चित तौर पर, वो महिला हो पुरुष हो, जो समाज सेवा, जनता को चुनना है, चुनाव इसमें वोट देना है, तो जो सामाजिक लोग होगा, जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग होंगे, जनता निश्चित उसको चुनेगी। ऐसा थोड़ी है कि जनता किसी को चुन लेगी। कोई ज़मीन माफिया आ जाए, भू माफिया आ जाए, कोई अपराधी आ जाए, कोई भ्रष्टाचारी आ जाए, जो नगर परिषद ने खुद भ्रष्टाचार किया है, क्या जनता उसको चुनेगी? हमको नहीं लगता चुनेगी। इसलिए सिवान को सुंदर बनाना। आप देखिए, आज थोड़ा पानी बरसा, बारिश हुआ है, वाटर लॉगिंग की पोजीशन देख लीजिए आप, हर मोहल्ले में देख लीजिए आप। क्या कूड़ा का सफाई व्यवस्था आपका यहाँ ठीक है? नहीं है। आप जिस मोहल्ले में जाइए, सफाई की व्यवस्था देखिए, 10 बजे 11 बजे 12 बजे दिन में कूड़ा उठता है। तो हर जनता यहाँ परेशान है अपनी समस्या से, नगर परिषद समस्या से। क्या आप जाते कोई चीज़ की नगर परिषद में जाइए, आपका बिना पैसा काम हो जाता है? आपका नहीं होता है। अच्छा, इंतखाब साहब, मैं यहीं पे एक सवाल आपसे पूछूंगा कि जिस तरीके से, चूँकि आप बहुत पहले से खास करके सिवान नगर परिषद के मामलों को समझते हैं, उठाते भी रहते हैं, काम भी करते हैं इस पर, कई ऐसे आप लोगों ने उजागर भी किया जो यहाँ का भ्रष्टाचार था, लेकिन उसके बाद भी जो है कि कहीं ना कहीं इस पर काम नहीं हो पाया। आज दूसरा अहम चीज़ है कि उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो आज फिर से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। हम आपको सिवान के नागरिक होने के नाते, एक प्रत्याशी नहीं, एक नागरिक होने के नाते आप क्या सलाह देंगे उस लोगों को, उन लोगों को जो लोग वोट देते हैं, उनके जहन में क्या होना चाहिए? क्या विकास की बातें होनी चाहिए, धर्म आधारित बातें होनी चाहिए, जाति बात होना चाहिए, या सच में इन सबसे उठ करके और सिवान के विकास की बात होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि जब 2007 में पहली बार पार्षद बने हम, 2 बार हम पार्षद रहे यहाँ पर। 2007 से ही मेरा संकल्प रहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ रहें, जनता के सुविधाओं का आवाज़ उठाते रहें। एक पार्षद होने के नाते भले मेरे आवाज़ पर ज़्यादा काम नहीं हुआ, सलाह को नहीं माना गया, ये अलग चीज़ है कि लूटपाट का टेंडेंसी बना रहा है यहाँ पर, लेकिन सिंगल ही हम आवाज़ उठाते रहें, जांच कराते रहें भ्रष्टाचार का। अब तक मेरे कोशिश से 5 एफआईआर तो हो चुका है नगर परिषद में। बिल्कुल, जांच भी हुआ। हम हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किए हैं। एक जागरूक जनता की हैसियत से बोल रहे हैं, पार्षद कैसे नहीं बोल रहे हैं, जनता की हैसियत से हम हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किए, हम लोकायुक्त में केस किए हैं। तो क्या था, ये मेरा ये था दायित्व था कि जागरूक जनता की हैसियत से कि आपका पैसा का लूट नगर परिषद में हो रहा है, तो आप किसी फोरम पर जाकर इसको आवाज़ उठाइएगा। हम पदाधिकारियों से मिले, वरीय पदाधिकारियों से मिले, बताते रहे, नहीं जब किया गया कार्रवाई इस पर, तो हम हाई कोर्ट गए, हम लोकायुक्त गए। लेकिन देर से ही एफआईआर हुआ ये मामला इस पर। पार्षद भी रहे तब भी हमेशा आवाज़ उठाते रहे, नहीं भी हैं तब भी उठाते रहें। लेकिन जहाँ तक ये कहा कि आपने जनता से अपील क्या कीजिएगा, तो हम सिवान के जनता से नर्म निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ करेंगे कि जात पात धर्म से उठकर ये शहर सिवान आपका है, छोटा सा शहर है ये, इसको सुंदर बनाया जाए। आज जाति धर्म से उठकर बस ये एक वार्ड कमिश्नर का भी चुनाव में आप और वोट दे रहे हैं, अगर चाहे कोई भी हो, तो एकदम जात पात धर्म से उठकर अपराधी छवि वालों को नहीं, ज़मीन के दलाल, ज़मीन माफिया को नहीं। इसलिए वो ज़मीन माफिया आ रही इस वजह से कि अपना दाखिल खारिज यहाँ करा कर आपको परेशान करेंगे। वो किसी ज़मीन का दाखिल किया दूसरा कराएंगे, यहाँ पर विवाद फैलाएंगे। वो निश्चित तौर पर उनको आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। किसी का मकान का कागज़ चेक करेंगे कि आपका मकान इकट्ठा है तो इकट्ठा दूसरों में कैसे हो गया,
19 कैसे है, 20 कैसे हैं, वो चेक करेंगे, वो परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, आपको सबको झेलना पड़ेगा। इस बात को समझ कर आप कि इसलिए कि साफ छवि छोड़, जरूरी नहीं कि इंतखाब हम मत, जो इंतखाब हमसे बढ़िया हो, जो आपको विश्वास लगता है कि ये आदमी ठीक है, साफ छवि को चुनिए वार्ड कमिश्नर में, उपाध्यक्ष में और अध्यक्ष में भी, तीनों आदमी। एक सवाल हम यहाँ और लेंगे, जैसे कि आप एक बात बताएं, मैंने आपसे यही कहा कि आप जनता के हिसाब से बात कीजिएगा, न कि पार्षद को लेकर के, क्योंकि PIL होता है, एक आम आदमी चाहे तो अगर लग रहा है कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, हम भी दाखिल कर सकते हैं, सरकार से पूछ सकते हैं कि जब भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये इस तरीके की जागरूकता आम आदमी में क्यों नहीं हो पाती है। हम लोग जब ठगे जाते हैं तो कहते हैं कि नेता ने हमसे वोट ले लिया और हमको ठग दिया। तो सवाल है कि इससे पहले लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, प्रत्याशियों को ठोक बजा करके क्यों नहीं वोट देते हैं, ताकि वो उनको ठगने का और उनको ये बात कहने का मौका नहीं मिले। इस पे सर आपका क्या प्रतिक्रिया हो सकता है? देखिए, जो ये कह रहे हैं कि मतलब PIL चाहे जागरूकता, ये तो शिक्षा आने से या समाज में रहने से, अच्छे लोगों के साथ बैठने से, एक तरफा सोचने वाले जिसको भक्त कहते हैं, उससे नहीं होगा। हम जब तक जात पात धर्म से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक नहीं होगा। पहले हमको जात पात धर्म से उठना होगा। अपना सिवान को, इसको शहर और नगर परिषद को, अपना सिवान शहर को अपना मानना पड़ेगा, नगर परिषद को अपना मानना पड़ेगा। जितना पैसा वहाँ जाता है, टैक्स का पैसा ही तो जाता है वहाँ पर। जब हम अपने मकान का टैक्स देते हैं, हम जमा करते हैं, आप मोटरसाइकिल किनते हैं, रोड टैक्स देते हैं, आप जमीन रजिस्ट्री कराते हैं, 2% रजिस्ट्री से 2% टैक्स नगर परिषद हो जाता है। ये पैसा आपका ना है जी, तो इसका हिसाब कौन लेगा? जब उनका गलत मिसयूज करेंगे वो लोग, आप बताइए, कहेंगे 50,000 का डस्टबिन खरीद देता है लोग। आप देखिए, एक डस्टबिन वहाँ लगा हुआ है, देखिए नजर आया सामने आपको, एक डस्टबिन और 2 डस्टबिन खड़ा हुआ है, 31,000 रुपये का है। क्या आप बता सकते हैं कि 31,000 रुपये डस्टबिन होगा? वो कभी नहीं हो सकता। खबर भी चलाया उसका, हाँ जी, आपने चलाए थे पहले। ये 4,000 रुपये से ज़्यादा का डस्टबिन नहीं है, लेकिन 31,000 रुपये डस्टबिन खरीदा गया, 60 लाख रुपये का डस्टबिन खरीदा गया नगर परिषद में। कौन है बोलने वाला, कौन पूछेगा? तो हम लोग लाइट भी जल रहा है सर। देखिए, ये बताइए, आप वहाँ लाइट जल रहा है, मान लीजिए लाइट जल रहा है अभी, इसका टैक्स, इसका बिल नगर परिषद देता है। क्या इसकी नगर परिषद जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसा सिस्टम हम बनाए, डेवलप करें कि सुबह होते ही लाइट बंद हो जाए, शाम होते ही फिर जल जाए? लेकिन कोई नहीं जलता है, कोई जलता है, इसका बिल नगर परिषद मीटर चल रहा है, और आम आदमी की जेब से कटे, आम आदमी की जेब से पैसा मत देना होगा। इसी बात का हम डिमांड करते हैं कि सिस्टम में सुधार लाने वाला आदमी चाहिए, न कि अपना घर भरने वाला। जो भी लोग आया वो हमेशा वित्तीय अनियमितता किया, इसका प्रमाण है कि FIR भी हुआ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कुछ काम किया होता, कोई बता दे कि कौन काम हमारे जिम्मे में कोई अच्छा काम किया, बता दे, वो गिनाए कोई बढ़िया काम हुआ हो जो समाज को फ़ायदा पहुँचने वाला हो। एक भी कोई काम ऐसा नहीं बताइएगा आपको जिससे होने वाला हो। होल्डिंग टैक्स में अनेकों होल्डिंग इसमें घोटाला है, हम बताएंगे आपको इसके बारे में अलग से। इसमें भी एक घोटाला है इसमें, लेकिन कौन इसको बताए? वो स्टाफ मिलकर, कर्मचारी पदाधिकारी मिलकर से लूट रहे हैं लोग। चलिए, ये आपका मुद्दा तो जातीय आधारित जो मामला है, जो व्यवस्था है, उस पर भारी पड़ जाता है। चलिए, इंतखाब साहब ने बहुत वक्त दिया मेरे लिए, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के आज हम लोग सिवान में हैं, सिवान की जो बातें करते हैं, आम आदमी भी कहता है कि विकास नहीं हो रहा है, नाला नहीं बना है, बिजली नहीं बनी है, रोड नहीं बना है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसके बड़े जिम्मेवार होते हैं। हमारी जिम्मेवारी सिर्फ ये नहीं कि हम जा करके वोट दे दें, बल्कि हमारी जिम्मेवारी ये तय होती है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो सच में हमारे लिए कर क्या सकता है और उसकी सोच क्या है। लेकिन हम कहीं ना कहीं जातीय और व्यवस्था में अपने आप को फंसा करके वोट तो दे देते हैं, लेकिन फिर वही पछताते हैं और हमारी जो गड़ी कमाई होती है कहीं ना कहीं हमारे वो नेता लूटते हैं, जिससे बाद में हमें अफसोस होता है। हम जब अफसोस करके भी क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में जब मौका आता है हम उसे गंवा देते हैं। हमारे पास एक बड़ा मौका है, खास करके आने वाले चुनाव में, अगर सही में हम चाहते हैं कि सिवान का विकास हो, सिवान भ्रष्टाचार मुक्त हो, सिवान में जो योजनाएं हैं वो धरातल पे उतरे, आम आदमी को इसका फ़ायदा हो, तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। आप देख रहे थे यस 24 न्यूज़। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।